देखिए बेटा, केमिस्ट्री वाले बापू में आपका स्वागत है। तो बिना किसी ड्रामा मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेनरी ला से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि हेनरी ला से संबंधित पहले ही वीडियो बन चुकी है, उसे देखिए। मैंने वहाँ 2D और 3D फिगर से हेनरी ला को समझाया है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बातें पहले ही बता देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है हेनरी ला। ठीक है, हेनरी ला से संबंधित आपके एनसीईआरटी पैटर्न में 3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ठीक है, 2.13, 2.35 और 2.39 ये न्यूमेरिकल दिए गए। अच्छा, अब हेनरी ला है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो हेनरी ला है वो किसी द्रव में गैस की विलेयता के लिए मेजर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी लिक्विड में जब आप गैस को डालते हो तो उसकी विलेयता जो होती है उसको समझने के लिए हम हेनरी ला जो है समझते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जो गैस की विलेयता है वो 2 कारकों पर डिपेंड करती है। एक तो हो गया ताप और एक हो गया दाब। तो दाब दाब के वजह से ही हम हेनरी ला जो है पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हेनरी ला जो है हमारा है क्या। हेनरी ला हमारा है क्या? देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि स्थिर ताप पर W प्रोपोर्शनल P। अब ये W क्या है? W है गैस की मात्रा, P क्या है? दाब है। अब यहाँ जो W है गैस की मात्रा है, यहाँ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे कि गैस की मात्रा है, गैसों का संगठन है, गैस का भार है, गैस का द्रव्यमान है। ठीक है, गैस का मोल प्रभाज है। तो बहुत सारी चीजें मानी जा सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे W बराबर x मान लिया है, मोल प्रभाज है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आपके आते हैं। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल x, तो फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल के एच एक्स, जहां P जो है आंशिक दाब है, के एच जो है हेनरी कांस्टेंट है और x जो है मोल प्रभाज है। ठीक है, तो हेनरी ला मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ें तो आप पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। अब आते हैं बेटा वो 3 न्यूमेरिकल में जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन है। तो क्वेश्चन को कई बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कह रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एथेन गैस का जो द्रव्यमान है वो आपका इतना है। अब कह रहा है कि एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में, ठीक है, एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन का बेटा मतलब क्या है? संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि उसमें और ज्यादा विलेय जो है नहीं डाला जा सकता है। अब क्या कह रहा है? एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। तो देखिए, आंशिक दाब जो है वो आपका मैंने लिख लिया है 1 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो देखिए, वो चीज भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप इसीलिए सोच रहे होगे कि M1 M2 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ बेटा 2 द्रव्यमान और 2 आंशिक दाब दिया है। ठीक है, तो उसका हम फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, हेनरी लॉ से संबंधित आपका जो है वो फार्मूला यहाँ मैंने दिया हुआ है। देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि आप इस जगह गैस का द्रव्यमान, गैस की मात्रा, गैस का भार, गैस का संगठन, गैस का मोल प्रभाज मान सकते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आंशिक दाब के। तो m प्रोपोर्शनल p हो गया, तो m बाई p इज इक्वल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका m1 p1 इज इक्वल m2 p2 हो गया। ठीक है, तो अब जब इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिया है, m1 के जगह p1 के जगह m2 के जगह और
P2 के जगह, और इसको जब P2 निकालना है तो इसको इधर ला दिया और बाकी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर हमारा आता है 7.62 बार। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पहले ही मालूम है कि m1 अपॉन P1 इज इक्वल m2 अपॉन P2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 ये बोल रहा है कि 298 केल्विन पर, तो देखिए यहाँ टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ लिख दिया है भले, और मैंने भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन कोई काम नहीं है। अभी आप खुद ही देखेंगे सॉल्यूशन में। अब क्या कह रहा है कि मीथेन की बेंजीन पर, ठीक है, मीथेन यहाँ पे गैस है और बेंजीन यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, ये गैस है और ये आपका लिक्विड है। कह रहा है मोललता का हेनरी स्थिरांक इतना है, तो ये बेटा KH की वैल्यू दिया है। ये किसकी वैल्यू दिया है? KH की वैल्यू दिया है। अब कह रहा है 298 केल्विन, फिर यहाँ टेम्परेचर दिया है, कोई काम नहीं है। क्या कह रहा है? 760 mmHg दाब, तो यहाँ पे ये आंशिक दाब दिया है। अब क्या कह रहा है? मीथेन की बेंजीन में विलेयता निकालना है, मतलब कि यक्स निकालना है आपका। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने सारी वैल्यू यहाँ लिख दी है। जानने वाली बात यह है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर mmHg क्या है? तो देखिए यहाँ मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। जैसे कि यहाँ KH है, मैंने लिख दिया, आंशिक दाब है लिख लिया, क्या निकालना है वो भी मैंने लिख दिया। अब आप डायरेक्ट हेनरी लॉ का फार्मूला लगाएंगे। हेनरी लॉ का फार्मूला भी देखिए मैंने लगा दिया है, और क्वेश्चन को मैंने ये सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन यहाँ आपने बगल में आप दे सकते हैं रफ काम के तौर पे। इससे ये होता है कि न्यूमेरिकल कभी भी लगाइए, बगल में रफ काम करिए, ठीक है, और उसको एट लास्ट काट दीजिए। इससे क्या होता है कि आप गलती नहीं करोगे, सामने सामने आपके सामने आपका सारा कैलकुलेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, और इसमें भी बहुत ही आसान जो है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो आंसर आएगा 178 इंटू 10⁻⁵ आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई यूनिट नहीं लिखी है, क्योंकि मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ mmHg कट गया है। तो चलिए आते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन क्या है? दिखने में तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कई अक्रिय गैसों का मिश्रण होता है। क्या कह रहा है? 298 केल्विन पर टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है 10 वायुमंडलीय दाब। 10 वायुमंडलीय दाब मतलब 10 ATM दाब दिया है, जलवायु के साथ साम्य में है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपका आंशिक दाब है वो 10 ATM है, और उसी के साथ परसेंटेज शो किया है 20% और 79%। तो इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया है। ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया है। देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज और किसके खिलाफ है? 10 ATM के खिलाफ है। तो देखिए हमने 10 ATM का 20% निकाल लिया, और 10% का 79% हमने निकाल लिया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हेनरी कांस्टेंट दिए हैं, लेकिन ये mm में दिए हैं, और बेटा जो पार्शियल प्रेशर था वो ATM में दिया था। अब क्या कह रहा है? जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात करना है, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये हेनरी कांस्टेंट है और mm में दिया है। अगर आप क्वेश्चन को ऊपर देखे होंगे तो देखिए मैंने यहाँ 760 mm से इंटू किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि आपको मालूम है कोई भी वैल्यू अलग अलग यहाँ नहीं करनी है। जैसे कि आपका अगर आंशिक दाब जो है mm में आया है तो हेनरी कांस्टेंट भी mm में आना चाहिए, और अगर ये ATM में आया है तो वो भी ATM में ही आना चाहिए, और आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि 1 ATM जो होता है 760 mmHg के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 760 mm का इंटू किया है, ताकि ये दोनों जो वैल्यू है mm में आ जाए, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट हमारा mm में आया है।
अब इसके बाद कुछ खास नहीं करना है। अब देखिए क्या रहा है, जल में इन गैसों का संगठन X निकालना है, तो भाई हम फार्मूला लिख देंगे और फार्मूला फिर लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। फार्मूला हमने लगा दिया और उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप ये वाला करिए और आंसर निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व हो सकता है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनरी लॉ से संबंधित आपके एनसीईआरटी पैटर्न में 3 न्यूमेरिकल दिए हैं जिनका आज हम लोग ने सॉल्यूशन किया, हल किया। बाकी और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए।